खान साहब के लिए मैं कल रात से इधर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन जितनी देर खड़ा होना हो मैं खड़ा हूँगा इधर। तो मेरा बस एक ही मैसेज है इन लोगों को कि ये लोग आएँ और करके दिखाएं गिरफ्तार। तो ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या मुल्क से बड़े हो चुके हैं इमरान खान। पाकिस्तान की अगर हम तस्वीर देखने की कोशिश करें तो ये तस्वीर एक क्राइसिस में एक तरह से जकड़ी हुई नजर आती है और वहां से जो है वो अपना पीछा छुड़ाती है तो किसी और क्राइसिस में, किसी और संकट में फंसती हुई नजर आती है। सियासी अफरा तफरी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन मौजूदा जो माहौल है जिसमें आज इमरान खान की गिरफ्तारी की तमाम आशंकाओं के बीच जब उन्हें राहत मिलती है तो किस तरह के बयानात सामने आते हैं उनके समर्थकों की ओर से, जरा आपने वो भी सुना। और इसके साथ ही पाकिस्तान किस तरह से जल रहा है उसका भी ट्रेलर आपने देखा। नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और चर्चा आज पाकिस्तान की इसी सूरत की। पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक नए संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक उसके ऊपर मुसीबत आती जा रही है। हमने देखा कि किस तरह आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत पहले ही पैदा हो गई और इसके बाद महंगाई वहां पर आसमान छूती नजर आई। विदेशी मुद्रा घटकर इतनी कम हो गई कि चिंता का सबब बन गई। निवेश कुछ नहीं हो रहा, निर्यात भी नहीं बढ़ रहा। इन सब कारणों के चलते पूरे देश में अराजकता फैल रही है। राजनीतिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल इस कोड में खाज का काम कर रहा है। अब मामला जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की तमाम कोशिशें होती हैं। सुरक्षा बल उनके आवास के बाहर डेरा डालते हैं, लाख कोशिश होती है, लेकिन गिरफ्तार इमरान खान को करने में कोई कामयाबी नहीं मिलती है। लाहौर की सड़कों पर बवाल नजर आता है और इस बीच वहां की हाईकोर्ट से इमरान के लिए राहत भरी खबर आई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में पुलिस अभियान को रोकने का आदेश दिया और इसके पीछे जो तमाम तर्क दिया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब जो ये आदेश है वो 16 मार्च से यानी गुरुवार तक प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से इलाके की घेराबंदी जारी रहेगी ताकि किसी तरह की अराजकता ना हो। और इस पर हम खास विश्लेषण करेंगे। अब बहुत सारी दलील दी गई है, वहां पर जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है उसका हवाला दिया गया, मगर पहले हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी की रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान के ये हालात क्यों हैं और किस तरह से इस तरह की स्थितियां आती रही हैं पाकिस्तान में। कोर्ट का निर्णय कल आएगा, लेकिन ये मानने पड़ेगा इमरान खान बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इमरान खान कहे हैं उनको एब्डक्ट कर रहे हैं, उनको असैसिनेट करने का प्लान है। देखिए, असैसिनेशन पाकिस्तान में टॉप लीडर का हुआ है। लास्ट जो हुआ था बेनजीर भुट्टो का हुआ था, असैसिनेशन ही हुआ था कई साल पहले। तो ये हो भी सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पता है उनका इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब है। हाँ, और खराब होते जा रहा है, क्योंकि जो IMF से बातचीत हो रहा है, IMF का पैसा लेना है तो सब्सिडी काटनी पड़ेगा। सब्सिडी काटने पड़ेगा तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनका कष्ट हो। तो इसीलिए इमरान खान इस बारे बहुत कुछ कह रहे हैं और इस एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट का पता है, शहबाज शरीफ का पता है, आर्मी का पता है, ये होने से इलेक्शन में मुश्किल हो सकता है उनका। तो एज अ रिजल्ट इमरान खान को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं ये गवर्नमेंट, और ये एक तरीका है अरेस्ट, ऐसे कुछ ये इमरान खान कह रहे हैं। अब देखने पड़ेगा कल क्या होता कोर्ट में।
तो स्थितियां जो हैं वो हमने आपके सामने रख दी और इस पर खास चर्चा के लिए और खास विश्लेषण के लिए हमारे साथ दो बेहद विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, एक जाने माने स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिक मामलों पर अच्छी पकड़ है। डॉक्टर सुधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ प्रोफेसर जे सीताकांता हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीडीपीयू में और जो एक कह सकते हैं कि साउथ एशिया की जो क्राइसिस है, साउथ एशिया में जो भी हलचल होती है उस पर पैनी निगाह रखते हैं। प्रोफेसर जे सीताकांता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुधीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो स्थितियां हैं इन सभी से हम वाकिफ़ हैं और जो भी डेवलपमेंट हैं उनको आप देख रहे हैं, हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखा। इमरान खान, अगर हम इस नाम को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की राजनीति में वो एक फेनोमेना है, एक ऐसी शख्सियत कि वो चाहे एक स्टंट भी करें या कोई बयान भी दें या एक तरह से विद्रोह भी करें तो उसका असर देखा जाता है। मौजूदा हालात का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? असैसिनेशन की बात वो कह रहे हैं और वो इससे पहले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मामला है, ये जो हालात है, ये जो स्थितियां हैं, वो उसका आकलन कैसे करेंगे आप? बड़ी विस्फोटक स्थिति है पाकिस्तान की। आर्थिक तौर पर दिवालिये होने के कगार पर है। $3 बिलियन उनके रिजर्व में बचा है और सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकसी चल रही है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान और आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ लड़ रहे हो ऐसा नहीं है। पर्दे के पीछे सेना खड़ी है। सेना आज शहबाज शरीफ और जरदारी के पीछे खड़ी है। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है। इमरान खान को अभी आप अगर पाएंगे तो पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय समर्थन है, लेकिन ये लोकप्रियता का जो गुवार है ये पाकिस्तान की आवाम में जरूर है, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा एक टेलर मेड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान। वहां इलेक्शन भी आर्मी के रहमो करम पर है। तो इस परिस्थिति में इमरान खान की पॉपुलैरिटी वोट में, जब भी चुनाव होता है, चुनाव लंबित है अक्टूबर में इसी वर्ष, तो कितना कन्वर्ट होगा ये देखने की बात है। नंबर 2 बात ये है कि जो पाकिस्तान का जो एक पावर का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आर्मी को बगैर आप साथ लिए शासन नहीं चला सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, उनको आर्मी ने फांसी पर लटका दिया बनावटी आधार पर। तो इमरान खान तो बहुत छोटी सी चीज है। सवाल यह है कि इमरान खान जिन मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के बचाव पर उलट में, जैसे तोशाखाना मामला का भी आया है कि जो गिफ्ट मिलता है, प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, उन गिफ्ट को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ऑक्शन करा के कोई चैरिटी के काम में डालते हैं। उन्होंने अपने पॉकेट में डाल लिया और उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो पाकिस्तान की माली हालत अभी बहुत ही खराब है, खस्ता है, वो और भी खराब होगा इस टसल से, क्योंकि जो है एक एनार्की टाइप का, क्योटिक टाइप का सिचुएशन इमर्ज करता जा रहा है और ये बहुत ही गंभीर है और इसका परिणाम श्रीलंका से भी बदतर हो सकता है अगर इस स्थिति को भड़कने से और नहीं रोका गया तो। और ये जो है, ये स्थितियां जो हैं वो हर दिन के साथ बद से बदतर होती जाती हैं। प्रोफेसर जे सीताकांता, इमरान का ये जो एक्टिविज्म है, इमरान, और हम इस एक्टिविज्म को कई मौक़ों पे एक स्टंट के तौर पर भी देखते हैं, कई मौके पे हम जानते हैं कि इमरान यूं ही कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जो है वो बड़ी सोची समझी उनकी रणनीति है। लेकिन ये जो मौजूदा एक्टिविज्म है उसके असर को देखें और ख़ास तौर पे हम साउथ एशियन पॉलिटिक्स के नज़रिए से इसे समझना चाहें तो आप इसे किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए। दिलचस्प बात है ये सारे साथी शेयर के लिए, बट ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है, कोई बड़ा सा कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान। क्योंकि एक चीज अगर जो सामान्य है पाकिस्तान में वो है अस्थिरता। 47 से आज तक हम देखे आए हैं पाकिस्तान के अंदर उथल-पुथल चलता रहता है, वेरी नॉर्मल। लेकिन ताज्जुब का बात ये है कि इमरान खान आए थे पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट, वो एक बड़ा सा स्वप्न दिखाए थे पाकिस्तानी, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, और आर्मी उनको सपोर्ट किया था। उसी हिसाब से उन्होंने चुने थे, उनका जो तहरीक इंसाफ पार्टी बहुमत लेके आए थे और उस साल में शासन किए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो गठबंधन
पाकिस्तान आर्मी के साथ वो कहीं पे बिगड़ गया है और उसी के वजह से सारी चीज खुलने लगा। और उसके बाद विपक्षी नेता का जो भी आरोप प्रत्यारोप वो तो सामान्य है, वो चलता रहता है। और जो उनका फैसला है और उसके बाद जो संगीन मामला लगा है करप्शन का, वो वेरी नॉर्मल है पाकिस्तान का, कोई कंट्रीब्यूट ऐसा ही। लेकिन जो दिलचस्प बात है साउथ एशिया के, वो है जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस। तो पाकिस्तान में निश्चित उसका भी एक नग्न रूप मिलता है। और जब भी चाहे पाकिस्तान आर्मी कुछ भी पलटवार करके, कुछ भी निर्णय लेके पॉलिटिक्स को घुमाता रहता है। वही आज का ये पूरा एक संगीन मामला देखने को मिल रहा है साउथ एशिया पर्सपेक्टिव से। सेकेंड जो पॉइंट है, जो संगीन है, सारे साउथ एशिया के लिए है। हालांकि भारत के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई अर्थनैतिक संबंध पाकिस्तान के साथ ही नहीं। तो लेकिन वहां पे जो भी घटनाक्रम हो रहा है, पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है, उसका अर्थनीतिक असर बहुत पड़ेगा। मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे वो भी बोले कि पाकिस्तान जैसा हालत में जा रहा है, क्या पता कल श्रीलंका जैसा हालत भी हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा है, उसी कगार पर पाकिस्तान। लेकिन सारा विश्व के लिए, सारा साउथ एशिया रीजन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। ये अर्थनीतिक मामले में सभी जुड़े हैं। तो इसी के वजह से ये देखने का मामला है कैसे पाकिस्तान उससे उभरता है। ऑलरेडी पाकिस्तान इकोनॉमी पूरा फ्रैजाइल है, ऑलरेडी वो डूबने के कगार। तीसरा जो है सर विश्व के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान में ऐसे चलता रहता है, उस साल से बात करें, ये एक फेल्ड स्टेट है, ये एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उसका असर सारे रीजन में है। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा है तो उसका असर टेररिज्म जो पाकिस्तान से इमानेट होता है उसका क्या हालत होगा, हमारे ऊपर उसका असर पड़ सकता है। तो ये जो तीनों कारण हम अगर आप देखेंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा असर पहले तो रीजन साउथ एशिया में पड़े, उसके बाद सारा विश्व के लिए भी चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। सीताकांता सर, कुछ आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा इस अपने सवाल के साथ। लेकिन डॉक्टर सुधीर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि आम तौर पे जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक तरह की अगर चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो पूरी दुनिया में उसकी बेचैनी महसूस की जाती है। क्या दुनिया अब एक ऐसे अब जिस तरह की ग्लोबल टेंशन है या सभी मुल्क अपने ऊपर इतने फोकस हो गए हैं कि फिलहाल वो जो प्रायोरिटीज़ थी, इवन वो मुल्क भी जिनके लिए पाकिस्तान जो है को साथ में रखना या पाकिस्तान में अपनी फंडिंग बढ़ाए रखना हमेशा से उनके लिए हित में होता था, उनका भी हम एक एग्रेसिव अप्रोच नहीं देख रहे हैं। उनका भी एक तरह का हम बस खबरें सुनते हैं कि साहब इसने इतना फंड कर दिया, लेकिन वो फंड हम देख रहे हैं कि एक निवेश के तौर पर आ रहा है। और रसाकशी शायद इस चीज़ की भी है कि सत्ता में आने के बाद इन सारी चीज़ों का, जो कि बार बार सवाल उठता है कि ये जो फंड्स हैं, ये जो निवेश है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में और अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को आतंकी गतिविधियों में करता रहा है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3 ए से गवर्न किया जाता है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। तो तीसरा वाला ये ए है अमेरिका, वो जब से अफगानिस्तान से वापस गया है अगस्त 2021 से, तब से उसका जो पाकिस्तान में एंगेजमेंट है वो घट रहा है। फाइनेंस के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर, और तरह के मिलिट्री सपोर्ट या ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के तौर पर घट रहा है। अब चीन का एंगेजमेंट काफी बढ़ा है, तो लेकिन चीन लगभग $46 बिलियन CPEC में लगा भी रहा है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कासगार जो जिंगजियांग में है पश्चिमी चीन में, वहां से गवादर जो पश्चिमी पाकिस्तान में है, ईरान बॉर्डर पर लगभग, तो वहां जोड़ता है और चीन को एक गर्म पानी का बंदरगाह देता है जो चीन के लिए बड़ा ही यूजफुल है। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आप देखेंगे कि चीन भी बिल्कुल खड़ा नहीं है पाकिस्तान के साथ, खास करके वित्तीय जो पाकिस्तान की आज माली हालत है फाइनेंशियल, तो उसमें चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है, एक कॉस्मेटिक मदद जरूर कर रहा है। अब दूसरा जो पाकिस्तान का आज का मददगार ग्रुप है वो अरबियन देश है, खास करके 2 देश, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पाकिस्तान को लगभग
आप मान लीजिए कि 20-22 बिलियन डॉलर यहाँ से रिमिटेंस आते हैं, लाखों पाकिस्तानी यहाँ है। लेकिन पिछले वर्ष से 2021 से 2022 के वित्तीय वर्ष में रिमिटेंसेस भी घटे हैं, 10% के लेवल में गिर रहा है। देखिए, आज के डेट में कोई भी देश आपको खैरात नहीं देगा। पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। वो चाहे तो इंडिया को अफगानिस्तान जाने का रास्ता दे, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता दे, ईरान जाने का रास्ता दे, और उससे लगभग 10 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है उसके एवज में। और पाकिस्तान भारत का जो भी ट्रेड है वो पुलवामा के बाद बिल्कुल डाउन है, 1 बिलियन डॉलर से भी नीचे। अब आप समझिए कि 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारा ट्रेड तो बांग्लादेश से है। पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल वर्ल्ड बैंक कहता है कि 40 बिलियन डॉलर का है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है, ऑफिशियल नहीं हो रहा है, अनऑफिशियल हो रहा है। वो स्मगलिंग के रूट से हो रहा है, और उसके सारे पैसे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो टेररिस्ट हैं और जो उस तरह के ख्यालात के लोग हैं उनके हाथ में जा रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, उनकी माली हालत को कमजोर कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को कमजोर कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप मिला के देखें तो आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, दुनिया में कोई सुध लेने वाला नहीं है। पूरी दुनिया का ध्यान आज यूक्रेन और रशिया के लड़ाई पे है। जो जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, आमजन की चीजें बढ़ रही हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, ईंधन के और दाम बढ़े हुए हैं, खाद्यान्न के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो ये एक दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अब पाकिस्तान अपनी करनी से ऐसा डूब रहा है, किसी देश का कोई इस पर असर नहीं है। विश्व बैंक और IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्षों से कहते रहे कि उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इकोनॉमी में करना चाहिए, जो 1991 में हमने किया। एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने, जो अंग्रेजी का प्रमुख अखबार है, उसने एक संपादकीय लिखी कि आज पाकिस्तान को अगर इस समस्या से लंबे समय के लिए निजात चाहिए तो भारत ने 1991 में जिस तरह से एक इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करा था, LPG प्रोसेस लगाया था, पाकिस्तान को भी वो अपनाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान उसको अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां पॉलिटिक्स का मतलब गद्दी पे बना रहना है। मुल्क को आगे ले जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल पार्ट है ही नहीं। उनका है कि हम गद्दी पर सस्टेन करें, और ये पाकिस्तान को एक गलत रास्ते पर ले जा रहा था, और आज पाकिस्तान एकदम डेड। वाकई बहुत अहम बात आपने कही कि जब लक्ष्य ही केवल सत्ता तक पहुंचना हो और सत्ता में पहुंचने के बाद क्या करना है, उसका जो लक्ष्य है वो पहले से निर्धारित है कि साहब जो है, जो होता आया है, जो करते आए हैं, जो प्रैक्टिस चलती रही है, उसी को अपनाना है, तो मुसीबत जो है वो वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सीताकांता सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जब हम रूस यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, इस क्राइसिस को देखते हैं, उसमें हमें ये भी मानना होगा कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेसिंग है वो उसे ख़ास बना देती है, और यही वजह है कि वो चाहे चाइना हो और रशिया हो, उसके साथ एक कह सकते हैं कि एक बढ़िया रेपो उसका अभी बरकरार है। कैसे देखते हैं आप, क्यों ख़ासतौर पे चीन जो है वो बार बार पाकिस्तान को हमेशा से एक फेवरेट उसकी प्लेसिंग रही है उसके लिए? धन्यवाद। जो पहला क्वेश्चन था, वेरी क्विकली मैं एक दो पॉइंट में आंसर कर देता हूं। पहला था जो क्या असर पड़ेगा रीजनल सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान में जो भी हो रहा है। एक चीज हमने देखा है 1947 से अभी तक पाकिस्तान में एक अगर स्थिर है वो अस्थिरता ही है, एक जो सामान्य है वो अस्थिरता है, अभी तक वही चल रहा है। डिजिटल बस यही है। साउथ एशिया पर्सपेक्टिव में देखे तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में, आर्मी जब चाहे किसी को पावर में रख सकता है, ला सकता है और उखाड़ के फेंक सकता है। यही उसका जो नग्न रूप अभी हम देख रहे हैं, पिछले 1 साल से वही चल रहा है। एक टाइम में इमरान खान को शासन में लाने के लिए आर्मी का रोल था, अभी इमरान खान को उखाड़ में जेल में डालने में भी आर्मी का हाथ है, ये क्लियर है। सेकेंड, जब पॉलिटिकल अस्थिरता होता है कंट्री में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, टेररिज्म व संतरासवाद का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हमको एक चिंता का विषय है, सारे रीजन के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए। थर्ड, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर पाकिस्तान डूबता है तो उसका असर तो भारत के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन रीजनल सिचुएशन के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। जो क्वेश्चन जो आपने पूछा कि चाइना क्यों पाकिस्तान हो रहा है, उनके बीच को जो संबंध होता है उसको बोलते हैं कि स्वीटर देन हनी और हायर देन द स्काई, हायर देन द माउंटेन। तो उनके बीच में जो निगूढ़ संपर्क है वो बहुत कुछ अलग बात है। अब थोड़ा अगर पीछे जाएंगे, कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका के साथ वही रिलेशन था अब उनका जैसा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ है।
क्यों? पाकिस्तान का जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले कम्युनिस्ट वर्ल्ड के साथ ही पास ही था और इस्लामिक वर्ल्ड के पास ही था और ऑयल के आसपास इलाका में पाकिस्तान लोकेटेड है। तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज, उसी को वो बेचता है और सब लोग खरीदने के लिए आ ही भी जाते हैं। अमेरिका उसको इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, अभी चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है और फेंकेगा भी। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में देखे तो पाकिस्तान हालांकि कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं वर्ल्ड पीस के लिए, एक्सेप्ट डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड पीस थ्रू टेररिज्म, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे हर टाइम फोकस रहता है इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, और यही वजह है कि हमने देखा कि बाइडेन ने जो फंड जारी किया पाकिस्तान के लिए, उस पर भी काफ़ी बातें हुई। और इसी से जुड़ा मेरा एक अहम सवाल आपसे है सीताकांता सर, कि जब हम तमाम क्राइसिस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि तमाम प्रतिबंध और मुश्किलात बढ़ती हैं, उन सब के बीच इस तरह की जब खबरें आती हैं तो हमें ये भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, और ख़ास तौर पे बहुत स्पेसिफिक होकर मैं अगर बिलाल का जिक्र करूं, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री का जिक्र करूं, तो यूएसए के साथ ताल्लुकात बेहतर ही कहे जाएंगे। कैसे देखेंगे आप इसे? पाकिस्तान का जो संपर्क अमेरिका के साथ वो ऑफ एंड ऑन रहा है, कभी कोल्ड है कभी हॉट है, एंड अमेरिका अच्छे से जानता है कहां पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है, कहां पे उसको निकाल के फेंक देना है। तो पाकिस्तान ऑलवेज हैज बीन यूज्ड बाय अमेरिका। अगर आप देखें थोड़ी देर पहले, एक साल पहले अगर देखें, नवाज शरीफ ने क्या इल्जाम लगाया था अमेरिका के ऊपर। उन्होंने बताया था कि ये सारी जो हरकतें उनके खिलाफ चल रहा है, उनका सरकार के खिलाफ चल रहा है, वो सारी अमेरिका के इशारे में चल रहा है। वो पहला एलिगेशन यही था। और दूसरा एक्चुअली उनके खिलाफ एंटायर जो अपोजिशन क्यों गए, उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी और भारत को चढ़ा के बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया पाकिस्तान में, जो उनको हजम नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कि कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो बोलते हैं अमेरिका की वजह से या अल्लाह की वजह से या आर्मी की वजह से, ये तीनों कांस्टेंट है। लेकिन जब नया सरकार आया, बिलावल भुट्टो हो या जो नया शहबाज शरीफ का जो सरकार है, वो तो चाहते हैं कैसे कैसे फिर अमेरिका के साथ संपर्क फेंस करके, मेंड करके फिर आगे चले, क्योंकि अमेरिका बिना पाकिस्तान को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो इकोनॉमिक जो भी हेल्प उसको मिलना है, अगर अमेरिका अप्रूव करे, सपोर्ट करे तो उनको मिलेगा। तो पाकिस्तान अमेरिका का खिलाफ जा सकता है, लेकिन ओपनली वो कभी नहीं कहेगा। रादर हर सरकार चाहेगा कि अमेरिका उसके साथ रहे। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका का स्वार्थ है, जब तक अमेरिका का स्वार्थ है पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। एक आखिरी रिमार्क जो है वो डॉक्टर सुधीर मैं आपसे लेना चाहूंगा। अब आगे की राह क्या? ये जो क्राइसिस है जिसमें ये दलील दी जा रही कि साहब बहुत बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है और उसका जो आधार है, उसकी वजह से मुल्क में जो स्थितियां हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, उस सब के बीच में इमरान को राहत मिलती है। आपको क्या लगता है अब आगे क्या, किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं? आगे बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए कि मिलिट्री ने तय कर लिया है कि इमरान खान को अंदर करना है और उनको सत्ता में आने नहीं देना है। जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है और डेमोक्रेसी है वो सब बनावटी है, टेलर मेड डेमोक्रेसी है। आर्मी जो चाहती है वही होता है। तो हालात बहुत खराब हैं। फाइनेंशियली पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल होने के कगार पर है ऑफिशियली। तो इस समय एक आदर्श स्थिति हो सकती थी कि सारी पार्टियों के लोग मिलके देश को इस संकट से आगे निकालें, आगे बढ़ें, लेकिन जो राजनीतिक दुश्मनी है वो चरम सीमा पर है। तो इस स्थिति में टकराव अपेक्षित है और इससे खून खराबा भी होगा। और जो पाकिस्तान जिस रास्ते पे बुरी तरीके से जा रहा है, डेड एंड पे इकोनॉमी के मामले में, वो और स्पीड से बढ़ेगा और आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही भयावह होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सुधीर और प्रोफेसर जे सीताकांता सर हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप दोनों ने विश्लेषण किया कि आखिर मौजूदा हालात पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए किस तरह के संकेत लेकर आ रहे हैं। बहुत ही ख़ास तरीके से हमने विश्लेषण किया कि आखिर अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है और आगे की उसकी राह किस तरह से हो सकती है और उसका प्रभाव पूरे साउथ एशिया में, खासतौर पर भारत पर उसका किस तरह का प्रभाव नजर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए यहां अब इस खास चर्चा में इतना ही। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
साहब के लिए मैं कल रात से इधर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन जितनी देर खड़ा होना हो मैं खड़ा हूँगा इधर। तो मेरा बस एक ही मैसेज है इन लोगों को कि ये लोग आएँ और करके दिखाएं गिरफ्तार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आने के लिए तैयार। $75 के नीचे लुढ़क चुका है ब्रेंट क्रूड। जी हां, ब्रेंट क्रूड $74 के पास है और 4% नीचे इस वक्त WTI क्रूड है। $69 के नीचे इस वक्त नजर आ रहा है और इस हफ्ते अब तक अगर देखें तो 10% की भारी बिकवाली नजर आई है। हफ्ते भर में 6% तक टूटने के बाद कच्चे तेल में आज थोड़ी रिकवरी देखी थी, लेकिन फिर $75 के नीचे ब्रेंट क्रूड लुढ़का है। 4% गिरने के बाद $74 के पास पहुंच चुका है, जबकि WTI क्रूड $69 के नीचे पहुंच चुका है। और ये जो गिरावट है, अगर हम इस हफ्ते को सिर्फ देखें, इस वीक को अगर हम देखें, तो अब तक 10% की भारी गिरावट नजर आई है। क्रूड को लेकर क्या है अपडेट, बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़े हैं। विश्व मोहन, एक हफ्ते में 10% तक का क्रूड गिरा है, आखिर क्या इसकी वजह है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है, जो आज की जो खबर है कि क्रेडिट स्विस के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है वो अब क्रेडिट स्विस में और फंड नहीं डालने के लिए की जो खबर आई थी कि वो और फंड क्रेडिट स्विस में नहीं डालेंगे, उस वजह से यहाँ पे माहौल बिगड़ा है। पहले से हम जानते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक को लेकर जिस तरह से यूएस के बैंकिंग सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसके बाद अब ये तीसरी ऐसी बड़ी खबर आने के बाद से हड़कंप सा मच गया। और ऑलरेडी इतनी ज्यादा गिरावट आने के बाद भी क्रूड में लगातार गिरावट, सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो 3 दिनों में 10% की गिरावट क्रूड में आ चुकी है। ब्रेंट दिसंबर की शुरुआत के बाद पहली बार $75 के नीचे गया है और $68 तक फिसल चुका है WTI क्रूड का भाव। और लग रहा है कि अब एक रिसेशनरी माहौल बन रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और एक के बाद एक नई ऐसी बुरी खबरें आ रही है। और सबसे ज्यादा चिंता है यूएस और यूरोप को लेकर, वहां के डिमांड रिकवरी को लेकर चिंता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वहां पे डिमांड रिकवरी कैसे आएगी। साथ ही इक्विटी मार्केट में जिस तरह से बिकवाली है, रिस्की एसेट से इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का फोकस कम हो रहा है, सेफ हेवन की तरफ बाइंग हो रही है। गोल्ड में देखिए जबरदस्त तेजी आ गई है, MCX पर 58,000 के ऊपर चला जा चुका है। सिर्फ 700-800 रुपए से रिकॉर्ड स्तरों से दूर है MCX पर सोना। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो $1920 के ऊपर जा चुका है। तो जबरदस्त तेजी, सेफ हेवन बाइंग आ रही है, लेकिन रिस्की एसेट में जिस तरह से बिकवाली है उसका दबाव ब्रेंट क्रूड पर, पूरे क्रूड पर दिख रहा है। हालांकि इंडिया के हिसाब से अगर देखें, यहाँ के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कंज्यूमर के लिहाज से बेहतर जरूर होगा, क्योंकि हम एक नेट इंपोर्टर है। 80 से 85% तक हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मंदी के हिसाब से देखें, ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी के हिसाब से देखें, ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से देखें, तो डेफिनेटली ये बुरी खबर है। और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट, यानी इसका धीरे धीरे जो इम्पैक्ट होगा, असर होगा, वो इंडियन मार्केट और बाकी के मार्केट पर भी जरूर दिखेगा। हालांकि क्रूड में आज रिकवरी की शुरुआती बाजार में कोशिश इसलिए हो रही थी कि ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि चाइना से डिमांड में 2023 में अच्छी रिकवरी होगी और रिकॉर्ड इंपोर्ट चीन की तरफ से 2023 में हो सकता है। जो यूएस और यूरोप में जो मांग में कमी होगी उसकी भरपाई चीन करेगा। लेकिन अब ऐसे संकट के बीच में अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ होता है, उसका इंपैक्ट हर मार्केट को होगा, उसका असर भारत पर भी होगा, चाइना पर भी होगा। यही वजह है कि कच्चे तेल में इतनी ज्यादा गिरावट है। ऐसे समय में जब ओपेक लगातार उत्पादन कटौती की बात दोहरा रहा है, अक्टूबर में उन्होंने जितना उत्पादन कटौती का फैसला किया था, वही उत्पादन कटौती वो अक्टूबर के बाद भी जारी रखने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि 2023 के अंत तक भी यही पॉलिसी जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद भी बाजार संभल नहीं रहा है और लगातार गिरावट हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ब्रेंट क्रूड में लगातार गिरावट, पिछले एक हफ्ते की अगर हम इस वक्त बात करें तो 10% नीचे ब्रेंट क्रूड। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हम शेयर मार्केट की। जी हाँ, तो बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार 5वें दिन गिरावट पर बाजार बंद हुए। निफ्टी की बात करें तो आज
11 अक्टूबर के बाद पहली बार 17,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 29 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट भारतीय एयरटेल और इंडसइंड बैंक में नजर आई। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी गिरकर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप सपाट बंद हुआ। हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप में आज 4 दिन की गिरावट थम गई। मेटल शेयरों में आज चमक देखी गई। दिन भर बाजार में वैसे क्या रही हलचल, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। आज हमने देखा कि बाजार में लगातार 5वें दिन बिकवाली देखने को मिली। हालांकि थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया मार्केट ने, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो 17,000 के नीचे ही देखने को मिली। हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स से भी जो संकेत आ रहे थे वो भी नेगेटिव थे और उसके चलते बाजार में गिरावट हमने देखी। निफ्टी बैंक भी दिन की ऊंचाई से करीब 900 अंक टूटा और सबसे ज्यादा दबाव हमने देखा आज सरकारी, बैंक, रियल्टी और फाइनेंशियल शेयरों की तरफ से आज काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला और 16,970 के पास की क्लोजिंग हमने देखी। और बाजार बंद होते होते एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो भी रिवर्स होता हुआ नजर आया। पहले तो बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 2 शेयर्स ऐसे थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा आज मिड कैप शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इंडेक्स ओवरऑल कमजोर था, लेकिन हमने देखा कि मिड कैप स्टॉक्स में चुनिंदा मिड कैप स्पेस ऐसे थे जो कि खबरों के चलते आज वहां पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। मेटल स्टॉक्स में आज काफी शानदार तेजी थी। मेटल शेयर में JSPL सेल यहाँ पर करीब 3% का उछाल देखने को मिला और स्टील उत्पादन घटाने की खबर चीन की तरफ से आ रही थी, जिसके चलते आज हमने यहाँ पर अच्छी तेजी देखी। लेकिन रिलायंस की बात करें तो वो दबाव बनाने का काम कर रहा था। यहाँ पर कोई यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि 5 दिनों में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर रिलायंस कारोबार कर रहा था करीब 2% नीचे। तो जो दिग्गज कंपनियां हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है इस वक्त बाजार में। इसके अलावा आज बाजार को थोड़ा सपोर्ट। और चले बढ़ते हैं आगे। 15 दिन में किधर जाएगा बाजार, क्या दिखेगी तेजी या फिर होगी गिरावट, एक्सपर्ट पोल बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, जो है हमारी जो है बातचीत हो रही है एनालिस्ट से और यहाँ पे जो है हमने जो है ET Now स्वदेश में एक पोल रखा है कि अगले 15 दिन में जो है बाजार के क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के, निफ्टी बैंक के। ऑफकोर्स ये आपके जो मार्च एक्सपायरी है वहाँ तक आंकड़े रहेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है निफ्टी का क्या जो है चलेगा आगे जाते हुए। इसमें जो है हमने जो 3 ओपिनियंस लिए हैं। ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि जो नहीं जाने वाले पे जो है आंकड़ा ज़्यादा है 60% का, लेकिन अगर आप बात करें कोई राय नहीं है। इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको जो है अभी पता नहीं है कि किस मोड़ जो है बाजार जाने वाला है। तो ये तो निफ्टी की हुई, लेकिन लेवल्स क्या होंगे, लेवल्स पे फोकस करते हैं। लेवल्स पे देखेंगे 17,700 की रिकवरी मैक्सिमम हो सकती है, उसके बाद जो है करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे लगभग 30% का जो है पोल का है और यहाँ पे जो आंकड़े देख रहे हो ये कोई राय नहीं है, वो लगभग आप कह सकते हैं 20% का है। ये तो था आपका निफ्टी का। अब बात करते हैं ऑफकोर्स बैंक निफ्टी का, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा और यहाँ पे आंकड़े देखेंगे इसमें क्या चलेगा कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेजॉरिटी कह रहे हैं कि 50% चांस है नहीं चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे कोई राय नहीं है, उसमें 20% आ गई है। आप याद रखिए निफ्टी में 10% था ये। इसके अलावा जो है एक्सपायरी के जो है रेंज देखें तो यहाँ पे 40,500 तक की रिकवरी हो सकती है। हालांकि वहाँ के बाद जो है थोड़ी करेक्शन ज़रूर देखने मिल सकती है और ओवरऑल जो है इसके जो लोअर एंड ऑफ रेंज है वो 38,800 तक की गिरावट की है। तो ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि रिकवरी के बाद जो है एक पुल बैक भी देखने मिल सकता है। बढ़ते आगे। हीरो इलेक्ट्रिक ने 2 व्हीलर सेगमेंट में 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं। इस मौके पर कंपनी के MD नवीन मुंजाल से खास बातचीत की ET Now स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित ने। इतना लंबा जो आपका रोड मैप है, काफ़ी एग्रेसिव आप प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या किस तरीके का कर रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो। देखिए ये लंबा रोड मैप तो है, बट ज़रूरी नहीं है कि इतना एग्रेसिव है, बिकॉज ये मार्केट अब ग्रो कर रही है। हमने 15 साल पहले जब ये शुरू किया था बिजनेस, तो हमने इस प्रिवाइज भी किया था कि मार्केट इलेक्ट्रीफाई होएगी। अब कब होएगी, कैसे होएगी, वो नहीं पता था उस टाइम। अब ये लास्ट 2-4 सालों में ये मार्केट बढ़नी शुरू हो गई है, तो अब हम उसकी एडवांटेज ले रहे हैं। हमने सारा बेस जब तक किया क्रिएट, वो इसी के लिए किया है ताकि ये जब मार्केट इलेक्ट्रीफाई हो तो हम वहीं पे हो, उसमें स्क्वायर यूज में हो।
तो लोगों में किस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट पे तो शायद आप ज़्यादा नहीं शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी से मेरा मतलब यह है कि जो आपने शुरुआत करी, आज पेनिट्रेशन लेवल क्या देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि जो डिमांड आएगी वो कहाँ से आएगी? आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में हैं, तो मेजर डिमांड जो है वो आपको लग रहा है कि बड़े शहरों से आने वाली है, या अब वो मौका आ गया है कि अब छोटे छोटे शहरों से वहाँ पर भी इस तरीके का माहौल बन चुका है? देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा वाइड पोर्टफोलियो है एंड टारगेटेड डिफरेंट सेगमेंट्स। जो हमारी अभी ग्रोथ और जो डिमांड है वो हम अभी डिमांड पूरी नहीं कर सक रहे, बिकॉज जो कंपोनेंट्स चाहिए, बैटरीज चाहिए, चिप्स हैं सारे, वो उसमें टाइम लगता है, लैग होता है कि डिमांड अब हो गई है, अब उसमें सारे हमको प्रोक्योर करने में टाइम लग रहा है। तो अभी तक तो हम डिमांड अभी तक मीट नहीं कर सक रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से प्रोडक्ट ये जो बढ़ेगी, किस शहरों में बढ़ेगी, हमारे हिसाब से टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स एंड रूरल में जाना शुरू हो जाएगा। रूरल में अभी तक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है नहीं, अभी तक मेनली जो है वो टियर 1, टियर 2 टाउन्स में है। और गोइंग फॉरवर्ड ये वहाँ पे भी पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी और रूरल में भी जाना शुरू होंगे व्हीकल्स। और जापान की 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने भी भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती बाइक शाइन को लॉन्च कर दिया है। होंडा के इस नई बाइक में क्या है खास और ये नई बाइक बाजार में कैसे दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी, इस पर HMSI के ऑपरेटिंग ऑफिसर योगेश माथुर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आपके शाइन 100 सीसी बाइक को लेकर आज लॉन्च हुआ है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस होंडा की सारी टीम को। अब आप हमें बता सकते हैं कि इस लॉन्च के बाद आपका टारगेट मार्केट कैसा रहेगा, इसकी प्राइसिंग कैसी रहेगी, बुकिंग्स कब ओपन होंगी, और आपने अपने प्रेजेंटेशन में बैटरी स्वैपिंग बिजनेस के बारे में भी मेंशन किया है, तो इसका नेटवर्क कैसे एक्सटेंड करेंगे आगे चलकर, इसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। एंड आज हमने शाइन 100 लॉन्च की है और ये शाइन का बैच कैरी करता है, बिकॉज शाइन जो है वो जाना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इकोनॉमी एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी। तो हमारे जो शाइन 125 के यूज़र्स हैं वो इतना भरोसा करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, के लिए हमारे लिए एक ऑब्वियस चॉइस था। और शाइन 125 हमारे लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल कैटेगरी के अंदर, तो हमारे को इसी बैच को आगे कैरी करना था, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया विद शाइन 100 बैच। और आज इसकी एक्स शोरूम मुंबई में जो कीमत है वो है 64,900 रुपीज़। एज़ फार एज इसका जो मार्केट है वो मार्केट पैन इंडिया है, बिकॉज ऐसा जैसा आपने देखा होगा ओवरऑल 1/3 जो इंडस्ट्री है वो टू व्हीलर की, जिसमें 100 to 110 सीसी मोटरसाइकिल बिकती है, और उसमें भी 100 सीसी को अगर हम स्पेशली कैटेगराइज करें तो लगभग 80% उस टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर आउट ऑफ द 110 सीसी वो 100 सीसी कैटर करता है। तो ये 28% ओवरऑल टू व्हीलर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन आता है, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल वाइज ह्यूज है। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था इस रेंज के अंदर, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जब हम ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट के अंदर तो वी विल बी एबल टू एक्साइट द कस्टमर्स अक्रॉस ऑल द जोग्राफीज। तो हमारे सारे कस्टमर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काफ़ी खुश होंगे। सो जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है, वॉल्यूम सारा कुछ डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब एक्सेप्टेंस होगी तो हमारा प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्शन की तरफ से रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। सो बट कस्टमर्स को हम डेफिनेटली हर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे हर जगह पे। और जहाँ तक सवाल है नेटवर्क का, तो हमारे लगभग 6,000 नेटवर्क हैं पैन इंडिया, 6,000 प्लस नेटवर्क हैं, और हम उन सारे कस्टमर्स को उन नेटवर्क टच पॉइंट्स के थ्रू पहुँच सकते हैं। बढ़ते आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा के मुताबिक फरवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 के आंकड़ों में दोनों ही प्लेटफॉर्म पर गिरावट दर्ज की गई है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। आज ट्रेड डाटा जारी किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा जारी किया गया, दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है। इसको अगर फरवरी 2023 के आंकड़ों को देखें और फरवरी 2022 के आंकड़ों से तुलना करें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन सरकार का या वाणिज्य मंत्रालय का तर्क है कि ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद भी एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है वो फिलहाल बना हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि फरवरी 2023 में जो एक्सपोर्ट है वो घटकर $33.89 बिलियन के आसपास रहा, जबकि फरवरी
2022 में ये $37.15 बिलियन था। ठीक इसी तरीके से इंपोर्ट के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी 2023 में इंपोर्ट $51.31 बिलियन रहा, जबकि फरवरी 2022 में इंपोर्ट जो है $55.90 बिलियन रहा। ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो ट्रेड डेफिसिट फरवरी 2023 में $17.43 बिलियन रहा, जबकि इसको पिछले साल की अगर तुलना में करके देखें तो तब ये $18.75 बिलियन रहा। लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि WTO की तरफ से भी ये आशंका जताई गई कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो 1% या उससे कम रह सकता है। और ऐसे में जो आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं तो सरकार का दावा है कि मोमेंटम इस वक्त बेहतर नजर आ रहा है। इसी के साथ सरकार की तरफ से जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए। करीब 68,000 करोड़ का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जनवरी 2023 तक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे सरकार काफी उत्साहित नजर आ रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी सरकार को लगता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो एक्सपोर्ट टारगेट सरकार ने सेट किया है, जो ट्रेड टारगेट है $750 बिलियन का, वो उसको जरूर पार कर लेगी। और इसमें उनको सबसे बड़ी भूमिका सर्विस एक्सपोर्ट की नजर आ रही है। हल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन का विनिवेश जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब हल की ओनरशिप PSU कंपनियों की बजाय इसे प्राइवेट कंपनी को बेचना चाहती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार फर्टिलाइजर PSUs के विनिवेश प्लान पर पहले की योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है कि फर्टिलाइजर PSUs का जो 100% ओनरशिप है, किसी एक PSU को ट्रांसफ़र करने के बजाय इसका कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जाए। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पहली कंपनी जिसके लिए विनिवेश की प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा वो HURL है, यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो कि 5 PSUs की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, जिसमें NTPC, IOCL, CIL की जो हिस्सेदारी है वो 89% है और बाकी 11% जो हिस्सेदारी है वो 2 फर्टिलाइजर PSUs की है, जिसमें HFCL और FCIL शामिल है। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि NTPC, CIL और IOCL के बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके हिसाब से HURL का कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया जाएगा और संबंधित प्रस्ताव जो है तीनों ही कंपनियों ने अपने नोडल मिनिस्ट्री को भेज दिया है। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने NTPC के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से अभी अप्रूवल आना बाकी है। फर्टिलाइजर मंत्रालय इस वक्त HURL के विनिवेश से संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर काम कर रही है और जल्द ही फाइनल प्रपोजल जो है वो DIPAM को भेजा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि HURL की जो अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं, जो कि गोरखपुर, बरौनी और सिंधरी में है, जिसकी कैपेसिटी 1.27 MMT पर एनएम की है, अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ ये काम करती है, ऑपरेशन करती है, तो सरकार का जो टारगेट है 2025 तक यूरिया के कंप्लीट इंपोर्ट को रोकने से संबंधित उसमें मदद मिल सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है। बढ़ते आगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर खरीदने का सपना हर आम और खास इंसान का होता है। शायद इसीलिए यहां लोग ऊंचे से ऊंचे दाम पर फ्लैट्स खरीदते हैं। मुंबई शहर में एक से बढ़कर एक महंगी डील के बारे में आपने सुना होगा, जहां कई करोड़ खर्च करके लोगों ने आलीशान अपार्टमेंट, आलीशान फ्लैट्स अपने नाम किए हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां माया नगरी में 252 करोड़, जी हां, सही सुना आपने, 252 करोड़ रुपए में एक ट्रिपलेक्स फ्लैट बिका है। और यह डील उद्योगपति नीरज बजाज और मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा ग्रुप के बीच हुई है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में उछाल जारी है और लग्जरी रियल एस्टेट में अब तक की सबसे महंगी डील जो है वो हुई है। और ये मैं उस प्रोजेक्ट में इस समय हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है लोढ़ा मालाबार, बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज ने 252 करोड़ में ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस जो खरीदा है यहाँ पर, और उसके लिए 15 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई है। सुपर लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है आप ये देख सकते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2026 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। मुंबई के वाल्केश्वर स्थित ये प्रोजेक्ट है। करीब 18,000 स्क्वायर फीट का
जो घर ये पेंट हाउस खरीदा गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1,40,000 रुपये स्क्वायर फीट की कीमत आती है और ये मुंबई के अंदर अब तक का सबसे महंगा रियल एस्टेट का सौदा है। इससे पहले जो वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन हैं उनके द्वारा फरवरी के महीने में 240 करोड़ रुपए में वर्ली इलाके में एक पेंट हाउस खरीदा गया था और उसके बाद ये नीरज बजाज के द्वारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है यहाँ पर खरीदा गया है अपार्टमेंट 3 फ्लोर का 29, 30, 31। ये जो बिल्डिंग है इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा 2026 के अंदर और रियल एस्टेट के जानकारों का मानना है कि अभी जो पर स्क्वायर फुट कीमत है 1,40,000, तो जैसे जैसे ये बिल्डिंग कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी तो इसकी कीमतें और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश के लिए। बढ़ते आगे। कोरोना महामारी के बाद अब H3N2 वायरस की दस्तक डराने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे महानगरों में इसके मामलों में इजाफा हो रहा है। H3N2 वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पुडुचेरी के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ए नम्मसिवम ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी स्कूल 16 मार्च से 26 मार्च तक बंद रहेंगे। दरअसल 11 मार्च तक पुडुचेरी में इन्फ्लुएंजा के 79 केस मिले जो वायरस H3N2 सब वेरिएंट से संबंधित है। हालांकि अभी तक प्रदेश में H3N2 से संबंधित किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर अब इस वायरस से होने वाली एक के बाद एक मौत के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से H3N2 वायरस से पहली संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। बता दें महाराष्ट्र में अब तक H3N2 वायरस के 352 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2 संदिग्ध मौतों की भी जानकारी मिली है। और मुंबई से H3N2 वायरस पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। H3N2 वायरस का कहर तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी 352 केसेस 12 मार्च तक आए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा नहीं है, इसको ट्रीटमेंट करके मेडिकेशन करके लोग स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं साथ ही साथ 2 सस्पेक्टेड मौत हुई है और प्रारंभिक जांच में ये पता चला है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। एक मौत जो नागपुर में हुई है और दूसरी अहमदनगर में, इसकी पुष्टि तानाजी सावंत ने की और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये सस्पेक्टेड मौतें हैं, इन्हें H3N2 से लिंक नहीं किया जा सकता। वहीं कल उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ H3N2 को लेकर अहम बैठक होनी है, जिसमें निर्देश जारी किए जाएंगे और साथ ही साथ तमाम हॉस्पिटल्स कहें या फिर अर्बन और रूरल डेवलपमेंट में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहें, तमाम लोगों को और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और जिन्हें भी इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं वो रिपोर्ट करें और आगे की जांच करें, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। हालांकि तानाजी सावंत ने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट करके इसका उपचार किया जा सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक खास सेगमेंट की, चार्ट पे चर्चा। और इस खास इंटरव्यू में ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे से। आपको अब इस इंटरव्यू का एक छोटा सा खास हिस्सा हम सुनवाते हैं और आपको ये जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू बताता है कि सपने कैसे सच होते हैं। तो इंडियन टी मार्केट के बारे में बताइए। देयर इज़ ए बिग माइग्रेशन। हम चाय को हमेशा टपरी पे पीते थे, हम चाय को हमेशा घर में पीते थे, पर एक चाय को अब ब्रांडेड कैफ़ेज़ में सर्व करा जाता है। चाय हाउस, चाय सुट्टा, MBA चाय वाला। तो ऐसा चेंज क्यों आ रहा है? वाई दैट इंडियंस हु आर ऑलवेज अकस्टम टू पेइंग नो मनी फॉर द टी और वेरी फ्यू मनी फॉर द टी आर नाउ पेइंग 100 रुपीज़ 150 रुपीज़। आज मैं आपको बताऊं, भारत इतना तेज गति से बढ़ रहा है, लोगों को समय की बड़ी चिंता है। पहले बहुत समय होता था तो टपरी पे बैठ के या घर पे बैठ के चाय पी लेते थे। अब उनको एक अच्छी जगह चाहिए, हाइजीन चाहिए, अच्छे कॉन्वर्सेशन चाहिए। अब 250 रुपये की 200 रुपये की कॉफ़ी आदमी पिएगा तो अफोर्डेबिलिटी कैसे जाएगी? पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तो वही आपको प्यार, अगर मोहब्बत 10 रुपये में 20 रुपये में मिल जाए, वही आपको एम्बियंस मिल जाए, तो इसलिए चाय। दूसरी चीज़, अब समय की वैल्यू। एक चाय को बनाने में मिनिमम घर पर भी आप देखो 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, पर समय नहीं है लोगों को। चाय पीना है क्योंकि पीना तो चाहिए, चर्चा हो गई, निकल गए। अब तो ऐसा हो गया, हमारे यहाँ पे भी फ्लास्क आ गए चाय के,
चलते चलते आप चाय पी रहे हो, जैसे आप कॉफ़ी पीते हो। तो ये जो ट्रेंड बहुत बदला। आप जब रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती थी वही अब एयरपोर्ट्स पे आजकल भीड़ होती है। जनता तो वही है ना जो जनता पहले भारतीय थी। अब वो जगह रेलवे स्टेशन से अगर एयरपोर्ट्स पे जा रही, इसका ये मतलब नहीं कि वो चाय यहाँ पीते थे तो वहाँ कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। जो आदमी चाय पीता था वो चाय पिएगा ना। तो वो ट्रेंड है। पर अब लोगों को समय की भी वैल्यू है और उनको ये भी पता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम इसको बनाने में इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ और काम कर लूँ। तो वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। और दूसरा, लोगों के पास पहले हाइजीन नहीं था, अच्छी जगह नहीं थी चाय को लेकर, टपरी पे जाना होता था। आज बड़े से बड़ा आदमी मर्सिडीज से भी अगर उतर रहा है तो चाय की टपरी पे नहीं, MBA चाय वाला जैसे चायोज हो गया, चाय पॉइंट जैसे आउटलेट पे जाता है और चाय पीता है। पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस है। मार्केट में एक नीड थी, हम जैसे लोग आए और उन्होंने पूर्ति करी उसकी। तो MBA चाय वाला भी एक ब्रांड है, तो क्या MBA चाय वाला जो कंपनी है केवल चाय के बिजनेस में रहेगी कि अब एक्सपैंड करेगी? नहीं, यार ऑलरेडी चाय पत्ती में हम पानी की बोतल, टी रिलेटेड चाय में तो हम लोग ऑलरेडी है। हम लोग चाय बेचते ही नहीं, हम इंस्पिरेशन बेचते हैं। आज आप चाय पीते हो क्योंकि आप चाय पीते हो, या आपको एनर्जी चाहिए, या आपको कि यार मज़ा नहीं आ रहा, चाय पी लेता हूँ, सिर दुख रहा है। MBA चाय वाला के लोग चाय पीते हैं इंस्पिरेशन के लिए। आज MBA चाय वाला की जो चाय पीता है ना, वो सोचता है यार साला मैं भी जिंदगी में कुछ करूँ यार। ये बंदा MBA ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला लगा सकता है और MBA शब्द में अपना चेहरा लगा के, लोगो लगा के एक ब्रांड बना सकता है। तो मैं भी जिंदगी में कुछ, तो वी गिव अ किक टू पीपल। तो इन लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते हमारे यहाँ, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। वो बोले चाहे ना बोले, कई लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, कई लाखों लोगों ने अपने व्यापार को चालू किया, कई लाखों लोग जो अपने पिताजी से, माताजी से बोले यार मेरे पिताजी ये करने नहीं दे रहे, यार मैं फंसा हुआ छोटे से शहर में या गाँव में, उनको एक प्रेरणा मिली। आज एक छोटे से एंटरप्रेन्योर जो चाय के ठेले से चालू हुआ, MBA चाय वाला, जिसपे लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते, आज भी ट्रोलिंग होती है, रोस्टिंग होती है, बोले सोशल मीडिया से फेमस हो गया। आज उनके 200 से ज्यादा अगर आउटलेट है, चाय पत्ती का इतना बड़ा कारोबार है, विदेशों में एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बदलते भारत की तस्वीर में हम अपने इस यज्ञ में आहुति हम लोग दे रहे हैं। हिंदुस्तान में चाट, चाय और चर्चा, जब ये तीन चीजें आए तो कमाल और धमाल हो सकता है। चाय ऐसी चीज है जो हर घर में होती है, इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेम होते हैं, मगर हर चाय का जो नुस्खा होता है अलग होता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी ऑफ MBA चाय? यार 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ तरीके हैं चाय पीने। जी हाँ, उनका तो स्वाद भी अलग है। जी हाँ। और मैं सेम चाय सेम इंग्रेडिएंट से बनाऊंगा और वही आप बनाओगे तो स्वाद अलग होगा। दूसरा, मैं बना रहा हूँ, आप पी रहे हो तो आपको स्वाद अलग लगेगा, मैं बना रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मेरे को स्वाद अलग लगेगा। सो व्हाट वी डू, मेजॉरिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम चाय सब स्टैंडर्ड है। बट हाँ, बैंगलोर गए तो बैंगलोर लोकल के साथ घूमेंगे, बैंगलोर की चाय को टेस्ट करेगा मेरा ऑपरेशन का बंदा, वो जाएगा उस हिसाब से चाय देगा। हिंदुस्तान में चाट, चाय और चर्चा, जब ये तीन चीजें आए तो कमाल और धमाल हो सकता है। हम कहते हैं लर्निंग इज ऑलवेज कांस्टेंट इन लाइफ। तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? मेरी उम्र 26 साल है। मैंने जब चाय का ठेला चालू किया था तब मैं 20 साल था। एक तो ईगो मैंने कभी नहीं, लोगों से सवाल पूछता रहा। लोग मुझसे पूछते कि तूने MBA किया कि नहीं किया। मैंने कहा हाँ मैं MBA रोज करता हूँ। बोले कहाँ से करते हैं? बोले आस्क यूनिवर्सिटी। पूछता हूँ मैं लोगों से। दूसरा, इट्स अ मैराथन। मैंने समझा कि जिंदगी और बिजनेस जो है मैराथन है, इसको 10 साल 15 साल में मापने की कोशिश करें। और आप सब कुछ नहीं कर सकते, लोगों को लाना पड़ेगा, उनको अपने विजन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ फाउंडर, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। आप सेनापति हो, आपको बहुत दौड़ना भागना पड़ेगा।